सक्सेस मिशन क्लब में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले भी ये जो है टेस्ट सीरीज चलती थी, लेकिन कुछ कारणवश जो है बंद हो गई थी। अब क्या होगा कि अब रेगुलर चलेगी जब तक दरोगा का एग्जाम 17 दिसंबर आप लोगों का टारगेट है। वो टारगेट के अंतर्गत जो है आपको पर डेली 100 क्वेश्चन का डिस्कशन जो है ऐसे ही मिलता रहेगा। आगे देखिएगा, हमारे क्लब का जो खासियत है वो सक्सेस मिशन क्लब काशीपुर समस्तीपुर, जो रेलवे, एसएससी, एसएससी जीडी, बिहार एसएससी और बिहार एसआई का तैयारी यहाँ पर होता है। इसमें आज जो हम WTN 67 का जो है डिस्कशन करेंगे, इनमें 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें 95 जीके जीएस होंगे और 5 मैथ होंगे। हम आगे को देखेंगे, देखिएगा आगे नेक्स्ट में जिसे यहाँ पर पहले नंबर क्वेश्चन है, तेजस में उड़ान भरने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी तो देखिए यहाँ करा तेजस में उड़ान भरने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पीवी सिंधु है ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर बी में है साइना अब्राहम, ऑप्शन नंबर सी में है पीयू चित्रा और ऑप्शन नंबर डी में है अंजलि देवी। तो देखते हैं कि तेजस एक लड़ाकू विमान है, इसको उड़ाने वाली भारतीय महिला कर रही है, वो भी कर भारतीय महिला खिलाड़ी की बात कर दिया है। तो यहाँ खिलाड़ी देख रहे हैं पीवी सिंधु है। आप जानते ही है पीवी सिंधु किस खेल सम्मिलित है, तो आप जानते हैं पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन का खिलाड़ी है। किसका खिलाड़ी है? बैडमिंटन का खिलाड़ी है, बैडमिंटन का खिलाड़ी है। तो आपका ये आंसर क्या होगा? पीवी सिंधु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कह रहा है 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो देख रहे हैं कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं कि कृष्णा सोबती है, अमिताभ घोष है, नीलमणि फुक्कन है और दामोदर मौजे है। तो यहाँ क्रम अगर देख रहे हैं कि अगर आपको कुछ याद होगा, देख रहे हैं कृष्णा सोबती भी, इन्हें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अमिताभ घोष प्रथम बार अंग्रेजी के लिए मिला हुआ अमिताभ घोष को। नीलमणि फुक्कन, इसे भी हाल ही में मिला हुआ है। दामोदर मौजे, लेकिन आपको क्रम पूछा गया 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे? अमिताभ घोष हो जाएंगे, जिसे इंग्लिश के लिए मिला हुआ था प्रथम इंग्लिश लेखक को जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अमिताभ घोष को। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 22 भाषा में दिया जाता है, जिसमें अमिताभ घोष को 2018 में मिला था। कब मिला था? 2018 में मिला था। लेकिन बात करें हम कृष्णा सोबती की, तो कृष्णा सोबती को जो है 2017 में मिला हुआ था, 2017 में मिला हुआ था। लेकिन नीलमणि फुक्कन की बात करेंगे तो ये 54वां क्रम के हैं। अमिताभ घोष, तो ये नीलमणि फुक्कन जो है 56वें क्रम के हैं। कौन से हैं? 56वें क्रम के हो जाएंगे। और दामोदर मौजे जो है 57 क्रम के जो है दामोदर में हाल फिलहाल में इसे ही 2021 का मिला हुआ है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तीसरे नंबर पर, किस नगर में 3 रेल जोन है? 3 रेल जोन नगर की बात कर दिया तो यहाँ मुंबई भी नगर है, चेन्नई भी, कोलकाता भी। तो देख रहे हैं कि 3 रेल जोन होने चाहिए। 3 रेल जोन में देखिए कोलकाता ही एक ऐसा शहर है जिसमें 3 रेल जोन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। तो देखिए कोलकाता जो है किस मंडल का मुख्यालय है, रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर है, लेकिन पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहा जाए तो कोलकाता हो जाएगा। इलाहाबाद क्या है? उत्तर मध्य रेलवे का कहाँ हो जाएंगे? इलाहाबाद हो जाएंगे। ये क्या है? उत्तर मध्य रेलवे का है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है। मुंबई कहा जाए तो मुंबई जो है 2 है मुंबई में, क्योंकि एक मुंबई VT है और एक मुंबई CST है। एक क्या है? मुंबई है, मुंबई VT है जो मध्य मुंबई कहेगा। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और
और मुंबई सीएसटी जो है यहाँ हो जाएगा। चेन्नई जो है दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है। क्या है? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय क्या है? चेन्नई में है। आप देख ही रहे हैं। आगे देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सबसे अधिक प्याज उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। मतलब प्याज में उत्पादित करना राज्य करने मतलब प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं कि पहला नंबर पे बिहार है, दूसरा नंबर पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पे राजस्थान है और चौथा नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र है। आप जानते होंगे कि प्याज उत्पादन करने में एक ही राज्य है आपका जो नंबर 1 पर हमेशा रहता है, वह क्या है? महाराष्ट्र है। लेकिन ये भी राज्य अगर कहीं आया है तो कुछ में न कुछ में ये प्रथम तो होंगे ही। तो जैसे आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल चावल में प्रथम है, मतलब चावल उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो ये दो चीज में, ये 2023 की डाटा के अनुसार है कि दूध में भी है, दूध में भी है और अंडा में भी है। किसमें है? अंडा में भी है। ये क्या है? अंडा में भी क्या है? दूसरे मतलब पहले स्थान पर क्या है? राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज, यहां पर नोट करेंगे पूर्ण स्वराज। देखिए जखने तो पूर्ण स्वराज मैंने बताया अभी, पूर्ण स्वराज जब आपको दिमाग में आ जाए कि पूर्ण स्वराज की बात करेगा तो सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग जो किए थे वो दयानंद सरस्वती किए थे। कहेगा कि स्वराज शब्द, स्वराज स्वराज शब्द, स्वराज शब्द की बात करेंगे तो कौन करेंगे? दादा भाई, सॉरी ये करेंगे आपको स्वराज शब्द का प्रयोग, जो स्वराज शब्द का जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे दयानंद सरस्वती। क्या करेंगे? दयानंद सरस्वती। लेकिन यहां कह रहा है पूर्ण स्वराज, तो पूर्ण स्वराज कह रहा है वो भी लक्ष्य घोषित किया कांग्रेस के अधिवेशन में। तो 1929 नहीं रखा है, 1929 में वह लाहौर में अधिवेशन हुआ था और लाहौर में जो अध्यक्षता किए थे वो अध्यक्षता करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन और आता होगा कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग कब की गई थी? तो याद रखेंगे पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो था 1927 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन, 1927 अधिवेशन मद्रास में किया गया था। ठीक है, तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग कब किया गया था? 1927 ईस्वी में मद्रास में किया गया था। इसको नोट डाउन कर लेंगे। आगे नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? मतलब बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में? सबसे पहले बंगाल का गवर्नर पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। बंगाल का पूछेगा तो रॉबर्ट क्या हो जाएंगे? गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे। लेकिन कहेगा बंगाल के गवर्नर जनरल तो कौन हो जाएंगे? वारन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, जिसके समय में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 में आया था। कब आया था? 1784 में आया था। यहां से क्वेश्चन बनता है कि वारन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब था, कब से कब तक था? तो याद रखेंगे 1774 से 1785, 1774 से 1785 याद रखेंगे। 1785 में आप याद रखेंगे। और यहां पर देख रहे हैं कि वेलेजली है, वेलेजली जो थे व्यक्ति थे सहायक संधि में, वेलेजली एक व्यक्ति थे जो सहायक संधि में, सहायक संधि करने वाले जो गवर्नर जनरल थे वे वेलेजली थे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो वेलेजली से पहले भी कोई व्यक्ति होंगे जो सहायक संधि का प्रथम बार प्रयोग किए थे, तो हाँ एक व्यक्ति थे, उसका नाम था डुप्ले, जो फ्रांसीसी गवर्नर थे। कौन थे? फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, जो पहले बार सहायक संधि का प्रयोग किए थे। डुप्ले
तो ब्लेजली जो थे ये सहायक संधि आप जानते हैं, अभी बताए हैं, ब्लेजली जो थे सहायक संधि करने वाले थे। लेकिन प्रथम कहेगा, प्रथम सहायक संधि करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखेंगे आप, डुप्ले थे, जो फ्रांसीसी गवर्नर थे। कौन थे? डुप्ले। याद रखेंगे, डुप्ले, डुप्ले, डुप्ले जो थे मतलब प्रथम बार सहायक संधि करने वाले फ्रांसीसी गवर्नर थे। तो यहां आप देख रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल में पिट्स इंडिया एक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने में तरीका देखिएगा, यहां पर कह नहीं है। अगर आप नहीं देखेंगे तो यहाँ पर झट से लगा देंगे गीतांजलि, जो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं कह रहा है, इसका मतलब है 3 ऐसी पुस्तक है जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई होगी, एक ऐसा पुस्तक होगा जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया। तो प्रथम ऑप्शन में देख रहे हैं कि हंगरी स्टोन्स, क्या है ये? हंगरी स्टोन्स पुस्तक है, ये पोस्ट ऑफिस भी क्या है? पुस्तक है, गीतांजलि भी है। तो यहाँ 3 जो देख रहे हैं, हंगरी स्टोन्स, पोस्ट ऑफिस और गीतांजलि, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। लेकिन ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि क्यों लिखा गया? तो ये जो है एक पत्र है, इंदिरा गांधी को लिखी गई एक पत्र है, जो किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू जेल से लिखा था। यह क्या है? पत्रों का संग्रह है। क्या है? पत्रों का संग्रह है, जो ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस इतिहासकार ने 1938 ईस्वी में लिखा था कि आधा पेट खाकर रहने वाले जानवरों की तरह प्रकाश, हवा, पानी से रहित घरों में रहने वाले भारतीय औद्योगिक मजदूर पूंजीवाद की पूरी दुनिया में सबसे अधिक शोषित मजदूरों में से एक है। मतलब कौन से इतिहासकार है? तो इतिहासकार की बात करते हैं तो इतिहासकार यहां देख रहे हैं, आपको अब मजा आएगा देखने में। अब देखिए इतिहासकार की बात कर रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है वारेन हेस्टिंग्स। क्या देख रखा है? वारेन हेस्टिंग्स दे रखा है। वारेन हेस्टिंग्स में देख रहे हैं कि वारेन हेस्टिंग्स है, और आपको दादा भाई निरोजी है, थुर्गेन कुतुसी है, नन है। तो यहां देख रहे हैं कि सबसे पहले बात कि वारेन हेस्टिंग्स का अभी मैंने कार्यकाल बताया है कि 1774 से कब है? 1774 से 1785 है, 1785 है। तो यहां 1938 दे रखा है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन कट गया। दादा भाई नौरोजी जो है ये कांग्रेस का अधिवेशन 1906 में अधिकता किए थे, लेकिन प्रथम बार 1986 में किए थे। तो ये जो 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन किए थे, इसी में स्वराज शब्द का प्रयोग कहेगा। कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? 1906 में किया था। तो यहां से ये भी ऑप्शन कर जाता है कि ये भी ऑप्शन है, क्योंकि 1938 की बात कर रहा है, इसलिए यह ऑप्शन आपको कौन हो जाएंगे? तो आंसर है थुर्गेन कुतुसी जो है ये इतिहासकार हैं जो बताते हैं भारतीय मजदूर के बारे में क्या कि आधा पेट खाकर रहने वाले जानवरों की तरह प्रकाश, हवा और पानी से रहित घरों में रहने वाले भारतीय औद्योगिक मजदूरी पूंजीवाद की पूरी दुनिया में सबसे अधिक शोषित मजदूरों में से एक है। ये हमारे इतिहासकार कौन बताते हैं? थुर्गेन कुतुसी बताते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, कह रहा निम्न में से किसने फूलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किए थे? में किसने फूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो ऑप्शन नंबर 1 है कि MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। रक्त पिपासु इसे कहा जाता है, सनकी शासक कहा जाता है, पागल शासक कहा जाता है MBT को। और यहाँ FST है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है नहर निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं। कहेगा कि नहरों का निर्माण का श्रेय जो है गयासुद्दीन तुगलक को जाता है, लेकिन कहेगा सबसे ज्यादा विस्तार नहरों के बारे में किसने किया? तो FST ने किया था। लेकिन अगला है सिकंदर लोदी, आगे है शेरशाह सूरी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए, तो फूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, वह है फिरोज शाह तुगलक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। लेकिन शेरशाह सूरी के बारे में अगर चर्चा करने तो शेरशाह सूरी इनकी मकबरा कहां है? याद रखेंगे सासाराम में है, सासाराम में है।
ये जो है झील के बीच में बना हुआ है सासाराम में, ये आप देख ही रहे हैं शेषासुरी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि मोहम्मद गजनवी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किए थे। मोहम्मद गजनवी ने भारत में कितने बार आक्रमण किए थे, तो देख रहे हैं आगे कि ऑप्शन दे रखा है 12, ऑप्शन दे रखा है 12, 15 और 17 और 18। तो यहां ऑप्शन दे रखा है आपको 12, 15 और 17 और 18। तो देखिए यहां कह रहा है मोहम्मद गजनवी भारत में कितनी बार आक्रमण किया, तो याद होगा आपको ये 17 बार आक्रमण किए थे। कितना बार किए थे? 17 बार किए थे। और प्रथम आक्रमण जो था इनका वो पेशावर के विरुद्ध था। पेशावर में कब करते हैं? 1000 ईस्वी में करते हैं। कब करते हैं? 1000 ईस्वी में करते हैं मोहम्मद गजनवी। ये गजनी वंश का था। ये जो है गजनी कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। और 1000 ईस्वी में कब पेशावर जो अभी वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में पड़ता था। वहीं पर आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था। लेकिन इनका सबसे एक चर्चित आक्रमण है वह सोमनाथ मंदिर का आक्रमण है, जो आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनी ने कब लूटा था? याद रखेंगे 1025 ईस्वी में लूटा था। जो इसका अंतिम से दूसरे क्रम के ये क्या थे? आक्रमण थे। किसका? मोहम्मद गजनवी का। बोल सकते हैं 16वें क्रम का आक्रमण कौन था? सोमनाथ मंदिर का था। लेकिन जब यह सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जाया जाता था, उस समय एक जाट जो है अपने समूह के साथ मोहम्मद गजनवी को घेर लेता है और कुछ रुपये और कुछ संपत्ति जो है इनके साथ लूट लेता है। लूटने के बाद मोहम्मद गजनवी फिर दोबारा मतलब अंतिम बार 17वीं बार आक्रमण जो करता है, वह 17वीं बार आक्रमण जो होता है वह जाटों के विरुद्ध होता है। जो मोहम्मद गजनवी जाट के विरुद्ध अंतिम आक्रमण करता है। तो याद रखेंगे मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो याद रखेंगे 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 11 नंबर कि निम्न में से कौन गुलरुखी उपनाम से कविता लिखा करता था? गुलरुखी उपनाम से कविता लिखा करता था। 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी, समदे सिराज, सिकंदर लोदी। तो गुलरुखी उपनाम से एक ही व्यक्ति हो सकते कि वो लोदी वंश से जो है लोदी वंश के थे और वो सिकंदर लोदी थे। और लोदी वंश के संस्थापक जो थे वह बहलोल लोदी थे। कौन थे? बहलोल लोदी थे। और बहलोल लोदी के वंश से ही सिकंदर लोदी आते हैं। सिकंदर लोदी जो थे यही कविता लिखते थे गुलरुखी उपनाम से। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि बहमनी साम्राज्य को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, मतलब बहमनी राज्य सबसे ज्यादा विकास किसने किया था? तो एक ही व्यक्ति यहाँ अलाउद्दीन हसन है, शिहाबुद्दीन अहमद है, तजाउद्दीन फिरोज है, मतलब और डी में दिख रहा है नन है। लेकिन बहमनी साम्राज्य की बात कर रहे हैं तो बहमनी साम्राज्य मतलब जब ज्यादा विकास करने की बात करते हैं तो वह ताउजीन फिरोज करते हैं। कौन करते हैं? ताउजीन फिरोज करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक, ये बीजक जो है सबसे पहले आपको याद होगा कि बीजक है क्या? तो बीजक जो है कबीर के द्वारा बोली गई वाणियों का संग्रह है। बीजक जो है ये क्या है? कबीर के द्वारा बोली गई वाणियों को क्या है? ये संग्रह है। इनके जो रचयिता है वो कबीर साहिब है। क्या है? कबीर साहिब है। और यहां देखते हैं ये कबीर, सूरदास, रैदास और पीपा, ये और कबीर, ये चारों व्यक्ति आपको जो नजर आ रहे हैं ऑप्शन में ए, बी और सी, डी में, ये सब किनके शिष्य हैं? तो याद रखें ये शिष्य हैं रामानंद के। जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पीपा किसका शिष्य था? तो जो था पीपा जाति से राजपूत था जो रामानंद का शिष्य था। किसका था? संत रामानंद का शिष्य था। कबीर जाति से जुलाहा था। रैदास जो चमार जाति से आते थे और सूरदास जो भक्ति आंदोलन समर्थित था। ये सभी इनके शिष्य थे या रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग।
करा है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अवध में किसने किया? सबसे पहले 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह हुआ था कब? तो याद रखेंगे 10 मई 1857 को यह विद्रोह मेरठ से शुरू होती है। कहां शुरू होती है? मेरठ से शुरू होती है। और यह जो है इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था रोटी और चपाती। क्या था? रोटी और चपाती। रोटी और चपाती। अब यहां कह रहा है कि 1800 विद्रोह के नेतृत्व अवध में किसने किया था? तो सबसे पहले यह जो विद्रोह हुआ था अलग अलग जगहों से अलग अलग व्यक्ति करते थे। तो यहां हम देख रहे हैं कि अवध से पूछा जा रहा है और यहां ऑप्शन में देख रहे हैं पहले लक्ष्मीबाई है, पीर अली है, कुंवर सिंह है, बेगम हजरत महल है। तो यहां देख रहे हैं लक्ष्मीबाई जो थे ये झांसी से नेतृत्व कर रहे थे। कहां से कर रहे थे? झांसी से कर रहे थे। पीर अली जो थे ये पटना से कर रहे थे और बेगम हजरत महल जो है ये अवध से कर रहे थे, जिसे कुशासन के आरोप में जो है 1856 में जो लॉर्ड डलहौजी ने इसे मिला लिया था। और कुंवर सिंह जो थे ये अपने बिहार से, कभी कभी एग्जाम पूछता है बिहार से बोलिए या जगदीशपुर से बोलिए या आरा से बोलिए, कौन थे? कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? मतलब भक्ति आंदोलन असम से बात कर रहे हैं तो असम से जो थे शंकरदेव असम से ही थे। इसलिए यहां पर देखते हैं भक्ति आंदोलन का नेतृत्व कौन करेंगे? शंकरदेव करेंगे जो असम से थे। लेकिन तुकाराम की बात करते हैं तो तुकाराम जो थे ये महाराष्ट्र के संत थे, महाराष्ट्र थे, इसलिए असम तो जाएंगे नहीं, इसलिए तुकाराम तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन क्या हो? शंकरदेव हो जाएंगे। नरसिंह मेहता ये जो है नरसिंह मेहता ये कवि थे, तो ये कवि नरसिंह मेहता थे। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? सबसे पहले देखते हैं कि जजिया नामक कर किसने लगाया था, तो वो मोहम्मद बिन कासिम था। जजिया नामक कर जो लगाया था, जजिया नामक जो कर था मोहम्मद बिन कासिम लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। और ये जो है उस समय ब्राह्मण पर नहीं लगाया गया था, लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले जो शासक थे वह थे फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले शासक थे ब्राह्मण पर लगाने वाले शासक थे जजिया कर, वह FST थे, फिरोज शाह तुगलक थे। उसके बाद यहां करा कि पुनः लगाया, तो अब कहेगा कि समाप्त किसने किया? तो अकबर ने समाप्त कर दिया। लेकिन पुनः की बात करता है तो औरंगजेब, जिस समय बीबी की मकबरा बन रही थी उस समय पैसों की कमी के कारण जो है औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। तो जजिया कर जो पुनः लागू औरंगजेब ने किया था वह 1679 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1679 ईस्वी में किया था। अब आगे देखते हैं कि 1679 मतलब समझ ही गए। और अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाले शासक थे मोहम्मद शाह। कौन थे? मोहम्मद शाह थे, जो अंतिम रूप से जजिया कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कोई दिक्कत? एक बार रिपीट कर दूं कि जजिया कर लगाने वाले कौन थे? जजिया कर लगाने वाले मोहम्मद बिन कासिम थे। इसको ब्राह्मण मुक्त था, लेकिन ब्राह्मणों को जजिया कर लगाने वाले शासक कौन थे? FST थे। लेकिन पुनः जजिया कर किसने लगाया? औरंगजेब ने लगाया। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर का राज्याभिषेक कहां हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहां हुआ था? तो कालानौर में हुआ था। कहां हुआ था? कालानौर में हुआ था। और ये जो आगरा आपको नजर आ रहा है, आगरा से फतेहपुर सिकरी, याद रखेंगे, आगरा से फतेहपुर सिकरी राजधानी स्थानांतरण अकबर ने कब किया? आपसे क्वेश्चन है कि बताइएगा आगरा से फतेहपुर सिकरी राजधानी परिवर्तन मतलब स्थानांतरण कब किया गया? याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, 1571 में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कि किस क्षेत्र के चारागाह, यहां आगे देखिएगा, किस 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है। सरंजामी प्रथा तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं कि तालुकदारी प्रथा से है, मनसबदारी प्रथा से है, कुतुबशाही प्रशासन से, मराठा प्रशासन से। तो याद आपको होगा कि मनसबदारी प्रथा जो था वो अकबर के द्वारा लगाया गया था, अकबर के द्वारा, ये प्रशासनिक था। मनसबदारी क्या था, मनसब का मतलब ये जो है ये अरबी शब्द है, इसलिए यह अकबर ने लगाया था। ये प्रशासनिक की दृष्टिकोण से यह मनसबदारी प्रथा लगाया था। मराठा भूराजस्व, ये सरंजामी प्रथा जो मराठा के द्वारा लगाया गया था, इसे मराठा क्या था, भूराजस्व कर था। क्या था, सरंजामी प्रथा जो थी मराठा के द्वारा वसूले जाने वाला क्या था, भू राजस्व कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आगे 19 नंबर कह रहा है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहां थी। शिवाजी की मराठा मतलब शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी कहां थी, तो ऑप्शन दे रखा है पुणे, रायगढ़, पुरंदर और रायपुर। तो याद रखें रायगढ़ जो है ये शिवाजी, रायगढ़ जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा शिवाजी की राजधानी कहां थी, रायगढ़ थी। लेकिन पुणे अगर ऑप्शन में दे रखा है तो कहेगा शिवाजी के द्वारा जो पेशवा था, पेशवा कहां रहता था, तो पुणे में रहता था। लेकिन पुरंदर एक जगह है, याद रखेंगे पुरंदर की संधि जो था वो 1665 में ईस्वी में हुई थी। और ये रायपुर जो है, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, आप जानते हैं। अब कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को देखा था। देखिए पानीपत की 3 लड़ाई थी। पानीपत से जो है हरियाणा में पड़ता है। तो पानीपत की पहली लड़ाई तो हुई थी 1526 में हुई थी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी। ये किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। द्वितीय युद्ध जो होता है वह 1556 में होता है। पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 में हुआ था। और तृतीय युद्ध की बात करेंगे तो 1576 में हुआ था। तो यहां देख रहे थे पानीपत की 1561 में, सॉरी 1561 में हुआ था, देख लीजिएगा। तो यहाँ का इतिहास में पानीपत की तीसरी लड़ाई को देखा था। तो काशीराज पंडित जो थे वह इतिहासकार पानीपत की तीसरी लड़ाई को अपने आंखों से देखा था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, काशीराम पंडित हो जाएंगे। अब कह रहे हैं अगला क्वेश्चन, किसने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो पुर्तगाली जो आए थे सर्वप्रथम हमारे देश को खोजने, मतलब कह रहा कि भारत को खोजने वाले, अरे भारत को कोई खोजा नहीं था, लेकिन भारत को खोजने के लिए नदी मार्ग की रास्ते की खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था, तो 1498 ईस्वी में किया था। तो जहां करा पुर्तगाली साम्राज्य वास्तविक संस्थापक, मतलब सबसे पहले जो थे खोजने के तो वास्को डी गामा खोज दिए, लेकिन यहाँ पर जो है सबसे पहले गवर्नर जनरल आते हैं, वहां से नियुक्त होकर फ्रांसिसो दी अल्मीडा ये गवर्नर जनरल बनते हैं 1505 में। और ये अल्मीडा जो है एक और नाम से फेमस है, ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए फेमस है। कौन, फ्रांसिसो दी अल्मीडा, जो कहते हैं कि अगर भारत पर राज करना है तो हिंद महासागर पर जो राज करेगा वही भारत पर राज कर सकता है। इसीलिए अल्मीडा ने जो कहते हैं कि जो हिंद महासागर पर राज करता है वही भारत पर राज कर सकता है। इसलिए फ्रांसीसी अल्मीडा ने क्या किया कि सबसे पहले हिंद महासागर को कब्जा किया और वहां से जाने वाले जहाज टैक्स लेना स्टार्ट किया। इसलिए उस नाम को क्या कहते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी।
ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसके द्वारा लाया गया था? फ्रांसिसो दी अल्मीडा के द्वारा लाया गया था। लेकिन आपसे पूछा पुर्तगाली समय का वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क को जाना जाता है, जो 1509 ईस्वी में गवर्नर बन के आते हैं, पुर्तगाली गवर्नर है, इसे इसलिए पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, नुनो द किन्ना पहले फ्रांसिसो अल्मीडा आए थे, दूसरे क्रम फ्रांसिसो अल्बुकर्क आए थे और तीसरे नंबर पर नुनो द किन्ना आए थे। इसलिए इस तीनों क्रम से याद रखिएगा जो आपको बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 22 नंबर, कह रहे हैं भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? देखिए, सबसे पहले अंग्रेज जो है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1600 ईस्वी में होती है और वहां से 272 जो है, इसमें बहुत से व्यक्ति इसमें साझेदार थे, 217 व्यक्ति साझेदार थे और यह जो है सबसे पहले फैक्ट्री लगाने का प्रयास सूरत में किए थे, लेकिन वो असफल रहा था। क्या रहा था? असफल रहा था। इसलिए प्रथम बार वह जो सफल कारखाना जो लगाए थे वो मछलीपट्टनम में लगाए थे। सफल कारखाना कब लगाए थे? मछलीपट्टनम में लगाए थे। मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम भी कहते हैं, लगाए थे। लेकिन अब कह रहा है कि 1612 ईस्वी दे रखा है, इसलिए 1612 में कहां लगाए थे? सूरत में ही लगाए थे। जब मछलीपट्टनम के बाद जस्ट कारखाना कब लगाए? सूरत में लगाए थे। मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में लगाए थे और सूरत में 1612 में था, 1613 लिखा रहता है, 1613 तो 1613 से कहां लगाए थे? सूरत में बैठाए थे, ये कंपनी अपना फैक्ट्री खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगस्त 1947 के बाद विभाग का कौन सा पुर्तगाल के अधीन रहा? कौन सा राज्य होना चाहिए? कौन सा राज्य पुर्तगालियों के अधीन रहा? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो यहां कह रहा है गोवा, सिक्किम, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार। तो ध्यान दीजिएगा, गोवा को जो है ये राजधानी बनाया था पुर्तगाली ने। तो यहाँ तो पुर्तगाली तो है, लेकिन गोवा को 1961 में, मतलब क्या 27 के बाद ही भारत को कौन सा पुर्तगाल जो अधीन रहा? तो गोवा हो जाएगा, सिक्किम है, पांडिचेरी है, अंडमान निकोबार है। तो इसको हम देखते हैं, तो यहां से पांडिचेरी को जो है ये जो है 1947 के बाद तक पुर्तगाली क्या रखे थे? इसको मतलब अपने कब्जा में रखे हुए थे। गोवा को 1961 तक रखे थे। अब कह रहे हैं 24 नंबर क्वेश्चन कि गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रितम उदाहरण है, कह रहा है गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रितम उदाहरण है वह कहां स्थित है? दतिया मध्य प्रदेश में ही है, खजुराहो मध्य प्रदेश में ही है, ओरछा भी मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर भी क्या है? मध्य प्रदेश में है। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में ही गोविंद महल है और यह कहां है वर्तमान में? यह है दतिया में। कहां है? दतिया में। खजुराहो का मंदिर किसने बनाया था? याद होगा आपको, खजुराहो का मंदिर, जैन मंदिर किसने बनाया था? चंदेल शासक ने बनाया था। किसने बनाया था? चंदेल शासक ने बनाया था। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, कह रहा गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? कह रहा गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखें गीता रहस्य। तो यहां देखना है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर। अगर हिंद स्वराज कहेगा तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। लेकिन यहाँ गीता रहस्य कह रहे हैं तो गीता रहस्य के जो लेखक है वह बाल गंगाधर तिलक है। कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। भीमराव अंबेडकर जो था जाति पर लिखे थे। भगत सिंह जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? भगत सिंह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट ईयर देखिएगा, छब्बीस नंबर देखिएगा, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? किस अधिनियम में
तो देखिए अधिनियम में दे रखा है 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। हम बात करते हैं 1909 के अधिनियम। 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार। क्या था? मार्ले मिंटो सुधार। इसमें क्या कहा था? अलग प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। मतलब तो क्या कहता? अलग प्रतिनिधित्व मिलेगा किसको? 1909 मुस्लिम को जो है अलग प्रतिनिधित्व मिलेगा 1909 का अधिनियम। तो ये तो सन की बात तो करता नहीं है। 1909 का 1919 का जो अधिनियम था, इसमें जो है चेम्सफोर्ड थे उस समय गवर्नर जनरल। इसके समय में एक बहुत ही दुखद घटना घटती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों होता है? तो आपको याद होगा एक कानून था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसी कानून के विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक बैठक चल रही थी। उसमें निहत्थे नवंबर पर माइकल ओ डायर ने क्या क्या गोली चला दी थी। इसलिए 1919 का अधिनियम जो था, आप याद रखेंगे, चेम्सफोर्ड के समय में आया था। जो क्या था? बहुत ही जलियांवाला बाग हत्याकांड इन्हीं अधिनियम मतलब इसी 1919 में ही घटित हुई थी। 1935 का अधिनियम कहेंगे तो यहाँ करा है भारत की संघीय संरचना, जो 1935 के अधिनियम में आया था। और 1935 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय जो हमारे है, सर्वोच्च न्यायालय, उसी का क्या था? स्थापना हुई थी। और यहाँ 27 का इसके तहत हमें क्या मिला था? आजादी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का फेफड़ा कहलाता है। मतलब विश्व का फेफड़ा जैसे मनुष्य का फेफड़ा होता है, विश्व का फेफड़ा मतलब जैसे मनुष्य का फेफड़ा मतलब सांस लेने में दिक्कतें हो, इसी प्रकार विश्व का फेफड़ा जहां जंगल ज्यादा होगा तो जंगल प्रदेश जो होगा वह विश्वतीय वर्षा वन में जंगल पाया जाता है। अगर ऑप्शन में कहीं अमेजन वन दिखेगा तो आप अमेजन वन भी लगा सकते हैं, इसे क्योंकि इसे विश्व का फेफड़ा अमेजन वन को ही कहा जाता है। इसलिए विश्वतीय वर्षा वन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? रेगिस्तान का मतलब होता है कि जहां पर कुछ नहीं होता है, मतलब खेती संभव ही नहीं है, पानी की कमी होती है। तो कह पृथ्वी का कितना भाग, स्थल पृष्ठ का कितना भाग? तो 5वां भाग होता है, मतलब 1/5 जो है आपको क्या है? रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर, कह रहा है कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? ये यूरोप है और अफ्रीका है। मतलब यूरोप और अफ्रीका को जो अलग करने वाली जल संधि है वह है जिब्राल्टर जल संधि। कौन है? जिब्राल्टर जल संधि है। लेकिन बेरिंग जल संधि की बात करेंगे तो याद रखेंगे अलास्का को रूस से अलग करता है। अलास्का अमेरिका में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका का भाग है, और रूस को क्या करता है? ये बेरिंग जल संधि अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पे है, कह रहा है विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? कह रहा विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप मग्न तट किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन में दिया रखा है प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। क्वेश्चन पूछता है यहां से कि प्रशांत महासागर में सबसे गहरा मतलब गहरा जो है प्रशांत महासागर जो मेरियाना गर्त है, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। लेकिन यहाँ कह रहा है चौड़ा की बात करता है, वो भी मग्न तट होना चाहिए। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर हो जाएगा, जो चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है। लेकिन यहाँ अटलांटिक की बात करेंगे तो एस आकार की जो आकृति है वह किसकी है? अटलांटिक महासागर की है। और हिंद महासागर आप जानते हैं कि भारत जो है वह किसमें है? हिंद महासागर में ही स्थित है। उसके बगल में मतलब भारत जो है वह हिंद महासागर के ही ऊपर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? मतलब औद्योगिक मतलब सबसे पहला उद्योग कहाँ, मतलब उद्योग की विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो वह एक ही देश, क्योंकि हम लोगों को जो है इंग्लैंड जो है हम लोग क्या किया था? गुलाम बना रखा था। वह जो है हम लोगों से जो है कच्चा सामान ले जाकर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश ने किया था? इंग्लैंड ने किया था। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन है। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। अमेरिका जो है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे है। और चीन तो आप जानते हैं चीन की राजधानी बीजिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि मतलब ज्यादा क्षेत्रफल होना चाहिए, सबसे बड़ा नदी डेल्टा तो हो जाएगा सुंदरवन का डेल्टा, जो कहाँ है, सुंदरवन का डेल्टा जो है ये बनाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। इसका नाम क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के नाम से भी जाने जाते हैं, इसलिए इसका क्या क्षेत्र सबसे बड़ा पूछ रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरवन का डेल्टा हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं होता अमेजन नदी का डेल्टा भी हो जाता, क्योंकि इसके जस्ट दूसरे क्रम में कौन है? अमेजन नदी का डेल्टा है। जो अमेजन नदी कहाँ बहती है? तो कहेंगे दक्षिणी अमेरिका में बहती है। दक्षिणी अमेरिका में कहाँ? तो ब्राजील में बहती है। ब्राजील एक देश है, वहां पर जो है अमेजन वन है, उस अमेजन नदी के नाम पर अमेजन वन का नाम रखा गया है। नील नदी का डेल्टा, तो नील नदी जो है कहाँ बहती है? नील नदी मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में है। जो स्वेज नहर है वो ऐसी होते हुए नील नदी का मतलब नील नदी है वहां पर मिस्र देश में है, वहां पर भी डेल्टा है। मिसिसिपी का डेल्टा ये कनाडा के पास है। अब कह रहा है अगले नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो कहलाते हैं। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो कहलाते हैं, मतलब जहां समान दाब की बात करता है तो समदाब रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समदाब रेखा हो जाएगा। लेकिन यहाँ देशांतर रेखा का और अक्षांश रेखा, आंसर तो आपको समदाब रेखा हो जाएगी, लेकिन यहाँ देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा होता क्या है? तो समय के बारे में जो बताता है वह क्या है? देशांतर रेखा होती है। अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी को क्या करती है? दो भागों में क्या करती है? 0 डिग्री अक्षांश जो है और दो भागों में बांटती है, वही अक्षांश रेखा है, जो विषुवत रेखा के क्या है? समानांतर खींचा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह का क्या नाम है? बंदरगाह मतलब जहां जहाज लगता है उसे बंदरगाह कहते हैं, लेकिन उत्तरी प्रवेश उत्तर की तरफ से अगर प्रवेश करेंगे तो उसका नाम क्या होगा? तो उत्तर की तरफ से अगर करते हैं तो पोर्ट सईद इसका नाम हो जाएगा, लेकिन दक्षिण की तरफ से बात करेंगे तो पोर्ट स्वेज उसका नाम है। क्या नाम है? पोर्ट स्वेज जो है दक्षिण की तरफ से, मतलब दक्षिण प्रवेश द्वार का नाम पोर्ट स्वेज है और उत्तरी प्रवेश द्वार का नाम पोर्ट सईद है। पैंतीस नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण। आर्द्रता का मतलब नमी होता है। आर्द्रता का मतलब क्या होता है? नमी। तो देखिए है आर्द्रता का मतलब नमी है, अपेक्षिक आर्द्रता। तो आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। लेकिन बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? बैरोग्राफ से मापते हैं। पेंटोग्राफ क्या है? ये जो है चलती हुई जो है वेग को मापता है, गति को मापता है पेंटोग्राफ। हाइड्रोग्राफ क्या है? ये मतलब घनत्व को क्या मापता है? घनत्व को क्या मापता है? हाइड्रोग्राफ मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर कह रहा है किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? मतलब वेल्ड जो है कहाँ कहा जाता है? देखिएगा दक्षिण अफ्रीका के जो है घास के मैदान, मतलब चारागाह मतलब घास का मैदान होता है, उसे क्या कहेंगे? वेल्ड कहेंगे। लेकिन ब्राजील में क्या कहेंगे? तो पंपास कह देते हैं, पंपास कह देते हैं और पंपास कह देते हैं। तो यहां से जो क्षेत्र चारागाह वेल्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ये शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है। लेकिन वही उष्ण घास का मैदान अगर कहेगा दक्षिण अफ्रीका में तो हो जाएगा सवाना। क्या हो जाएगा? सवाना जो है उष्ण घास का मैदान है, जो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अब देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन करा है किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस का प्रदेश कहा जाता है? करा है किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस का प्रदेश कहा जाता है? एक नंबर ऑप्शन है विषुवतीय प्रदेश, दूसरा है सवाना प्रदेश, तीसरा है मानसूनी प्रदेश, चौथा है भूमध्य सागरीय प्रदेश।
तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जो यह विषुवतीय प्रदेश को जो है आलस का प्रदेश कहा जाता है। इसको कहा जाता है विषुवतीय प्रदेश को आलस का प्रदेश। में विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? क्षेत्रफल की बात करेगा तो भारत आ जाए, क्या आ जाएगा? भारत जो है विश्व में गेहूं के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल में भारत जो है क्या है? प्रथम स्थान पर है। अब 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली किस कहां की प्रमुख फसल? तो सबसे ज्यादा जो है मूंगफली कहां होता है, मतलब कहां इनकी खेती होती है? तो याद रखेंगे जॉर्जिया जो है मूंगफली की खेती के लिए प्रसिद्ध है और प्रमुख फसल जो है जॉर्जिया क्या है? मूंगफली है। याद रखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? मतलब वियतनाम और लाओस, वियतनाम की राजधानी लाओस है, वियतनाम का हनोई है और लाओस के बगल में देश है, मतलब उसकी स्थानांतरित कृषि मतलब उनका जो मतलब करने की तरीका, उस कृषि का नाम क्या है? तो उस कृषि का नाम है रे। याद रखेंगे रे। दोस्तों इसका जो नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है अगले नेक्स्ट डे में मिल जाएगा आपको, क्योंकि आज जो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम का काम जो है आज बंद किया जा रहा है, अगले जो है अगले दिन आपकी इसकी डिस्कशन हो जाएगी।